तो प्यारे बच्चों, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं आपको वन शॉट रिवीजन देना चाहता हूँ। बड़े सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रामर के कंटेंट देखेंगे। तो ग्रामर में अलंकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स का आएगा ये एग्जाम में। उसके बाद छंद, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों में से 2 नंबर का या 3 मार्क्स का यहाँ से पेपर आपको आ सकता है। पदबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का पेपर यहाँ से आपको आएगा। उसके बाद वाक्य, तो 4 नंबर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य अच्छे से करना आपने। संधि 2 नंबर की आएगी या 3 नंबर की आएगी संधि। प्रायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, ये 2 या 3 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास में से कहानी उपन्यास में अंतर इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। उसके बाद आत्मकथा और जीवनी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहानी के तत्व, ये भी कर लेना। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे, वो आपके परिचय में से आएंगे। कबीरदास जी की साखियां हैं, बिहारी जी के दोहे हैं, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन। सुमित्रानंद पान जी का परिचय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, तो वहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपको कहानी और कविताओं के जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं वहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद सार आपको आएगा, तो कविता का अलग से 5 नंबर का या 6 नंबर का होगा, चॉइस होगी। वहां पे आपको 2 कविताओं के सार होंगे, 2 कहानियों के सार होंगे, दोनों में चॉइस होगी, तो ये 5-5 नंबर के आ सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद निबंध, तो 10 मार्क्स का रहेगा निबंध, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए निबंध जो आपको आ सकते हैं। इसमें प्रदूषण की समस्या इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आपको आ सकता है ऐसे। महंगाई की समस्या, ऑपरेशन सिंदूर, तो ये हिंदी नहीं तो इंग्लिश में आएगा ही आएगा ये। मेरे जीवन का लक्ष्य हो गया। नशे की समस्या, आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन निबंध आ सकता है। शिक्षा में खेलों का महत्व, ये भी कर लेना आप। उसके बाद कुछ पत्र भी आपने करने हैं, जैसे कुसंगति से बचने के लिए, विद्यालय की सफाई के लिए, पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखो, उपहार कोई गिफ्ट के लिए आपको आ सकता है, जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए यहाँ से आपको आ सकता है। नशे से बचने के लिए, नशा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो नशे के ऊपर या तो आपको ऐसे लिखने को आ सकता है या फिर आपको पत्र लिखने को आ सकता है। उसके बाद आपकी व्याख्या रहेगी, या तो व्याख्या आएगी कहानी से या फिर व्याख्या आएगी कविता। कहानी और कविता दोनों में से भी आ सकती है, ठीक है। तो कहानी में हरिहर काका और बड़े भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इसमें क्या होगा कि जैसे हरिहर काका, ये 30 पेजेस की कहानी है, तो बीच में से कोई 4 लाइनें या 5 लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। वो क्वेश्चन होगा सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, ये किस कविता किस कहानी से ली गई हैं, ठीक है। बुक का नाम लिखना है आपने, ठीक है, राइटर का नाम लिखना है, ठीक है। और एक लाइन इसमें क्या बताया जा रहा है वो आप प्रसंग में लिखोगे, और व्याख्या में आपने पूरा उसको डिटेल में बताना है कि ये, ठीक है। उसके बाद कविता की, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगी, ठीक है। तो ये आप कर लेना। जो नया चैप्टर जो ऐड हुआ है, शक्ति की महिमा, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। अब आपको मैं अलंकार के कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं जो है ना, तो जैसे अनुप्रास अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल आपको बता सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें पहचान तो आपको वैसे इजी है, आपने एक वर्ण को देखना है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे चाह है, ता है, बार बार रिपीट होगा तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यमक होता है,
तो यमक में एक शब्द दो बार आया होता है और दोनों बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में सा से ये टिक है, सा से सी सम सरिस, इनमें से अगर कोई भी वाचक शब्द आया होगा तो ये उपमा, क्योंकि इसमें कंपैरिजन होता है। और सा से सी सम सरिस, तो ये कंपैरिजन करवाते हैं, तुलना करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अगर वाचक शब्द आया होगा तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। रूपक है, तो रूपक में क्या होता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये आप अच्छे से कर लेना। इसमें देखो जैसे बता रहे हैं कि भगवान के जो चरण हैं वो कमल की तरह नहीं है, वो कमल ही है। ठीक है ना, तो इस तरह से रूपक में उपमेय में उपमान को दिखाया जाता है। फिर अतिशयोक्ति है, तो अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद मानवीकरण हो गया। तो मानवीकरण में किसी भी नेचुरल चीज का, प्राकृतिक चीज का कंपैरिजन इंसान के साथ किया होता है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। उसके बाद उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे यहाँ पे से सम सी सरिस आता है, तो वैसे यहाँ पे मानो मनु जानो जनु या फिर जनु। ठीक है, तो इसमें से कोई भी शब्द कहीं आया होगा तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हैं, मैं आपको बता देता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चालू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें चार चार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ता बार बार रिपीट हो रहा है। मैया मेरी मैनी माखन खाया, तो मामा बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये तीनों इंपॉर्टेंट है, चारों चंद्र की चंचल किरणें, तरणी तनुजा तट तमाल और मैया मेरी मैनी माखन खाया। यमक में एक शब्द दो बार रिपीट होता है, दोनों का अर्थ अलग होता है। जैसे कनक कनक ते सोगुनी, कनक का अर्थ जो है, एक में कनक हो गया सोना और दूसरे में कनक हो गया खाने वाली कनक। तीन बैर खाती है, तीन बैर खाती, तो बैर का मतलब एक तो हो गया फ्रूट, तो एक हो गया बार, तीन बार खाती, तीन टाइम खाती। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया हुआ है, दोनों जगह पे अर्थ अलग है। एक जगह पे घटा का मतलब बादल है, तो दूसरी जगह पे घटा का मतलब कम होना है। ठीक है, तो उपमा में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे से सम सरिस। ठीक है, याद है। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे देख लो साकेत नगरी गगन को चूमने जा रही है, तो साकेत नगरी इतनी ऊंची नहीं है कि वो गगन को चूम ले, तो बात को बढ़ा चढ़ा के बताया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उदाहरण एग्जाम्पल आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे थी नदी अपार, घोड़ा था इस पार, जैसे राणा ने सोचा घोड़ा था उस पार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बताया। हनुमान की पूंछ को लग न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, ये निशाचर बाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो तीनों में बात को बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है। कई बार मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम्पल ही आ जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने अच्छे से देख लिए। ये अतिशयोक्ति अलंकार की। मानवीकरण में क्या होता है, प्राकृतिक चीज का जो कंपेरिजन होता है वो इंसान के साथ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रूपक आ गया। तो रूपक में तीन एग्जाम्पल बार बार आई हुई है इसमें, चरण कमल बंदो हरिराई, तो भगवान के जो चरण हैं वो कमल ही हैं। माँ में तो चांद खिलौना ले, तो बच्चा माँ से कहता है कि मुझे चांद खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चांद खिलौना ही चाहिए। तो उपमेय में उपमान को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। आए महंत बसंत, तो महंत जो है वो बसंत की तरह नहीं है ना, तो बसंत महंत जो है वो बसंत ही है। तो यहाँ पे उपमेय में उपमान की समानता ढूंढी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो छंद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा सोठा और चौपाई सिर्फ तीन ही आपने करते हैं। तो जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको मात्राओं की काउंटिंग करनी होती है। और काउंटिंग कैसे होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसको एक में काउंट किया जाता है, लघु बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और बाकी जितने भी स्वर बचे हुए हैं, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, सारे, ठीक है, तो इसको दो में काउंट करते हैं। जब ये खुद आएंगे तो दो में काउंट करते हैं। जब किसी व्यंजन के साथ आएंगे, जैसे इसके साथ कुछ नहीं है तो मान लो इसके साथ क्या है, या है, तो एक में काउंट करेंगे। इसके साथ अगर ये लग गई तो ई, तो एक में काउंट करेंगे वापस। इसके साथ ये लग गया तो छोटा होगा तो एक में काउंट करेंगे। री लग गई तो एक में। जब कोई व्यंजन आधा होगा तो उसके साथ कोई स्वर नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके साथ बड़ा आया तो दो में काउंट करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, और इसको एक में काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसके साथ बड़ा ओ आ गया या छोटा ए आ गया या बड़ा ए आ गया तो दो में काउंट करते हैं, ओके। तो जो व्यंजन आधा होगा तो उसको काउंट नहीं करते हैं, जो व्यंजन पूरा होगा तो एक में काउंट करेंगे। उसके साथ छोटे ई, छोटा ऊ और री की मात्रा आएगी तो एक में काउंट करते हैं, ठीक है। तो बाकी को हम दो में काउंट करते हैं, ठीक है। ये बात आ गई है। तो यहाँ पे हम कर रहे थे लघु कुल, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा अलंकार छंद है, सॉरी, तो इसमें कौन सा छंद है, एक बार काउंट कर लेते हैं हम। तो गा को एक में काउंट करेंगे, गा के साथ छोटा हुआ है तो एक में, छोटा हुआ है तो एक में। अब यहाँ पे बड़ी आ गई है, ठीक है, दो में काउंट करेंगे, एक में काउंट करेंगे, एक में, दो में, एक में, दो में और फिर दो में, ठीक है। ये बड़ी खुद आ गई है तो दो में काउंट किया, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे पर के साथ दो है तो दो में काउंट करेंगे, एक में काउंट करेंगे, दो में, एक 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 में, दो में, और यहाँ पे भी दो में। अब इसकी काउंटिंग करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 16, तो यहाँ पे 16 मात्राएं आई हैं। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे भी 16 है। तो 16 16 में चौपाई होती है। तो यहाँ पे कौन सा छंद है, चौपाई है, ठीक है। तो वैसे दोहा जो होता है इंपॉर्टेंट है, दोहा, चौपाई और सोठा। दोहे में क्या होता है, 13 4 चरण होंगे, 13 मात्राएं यहाँ पे होंगी, 11 यहाँ पे होंगी, फिर 13 यहाँ पे होंगी और 11 यहाँ पे होंगी। अब जो सोठा होता है वो इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे 11 आ जाएंगे सोठे में, यहाँ पे 13 आ जाएंगी, यहाँ पे फिर 11 आ जाएंगी और यहाँ पे 13 आ जाएंगी। मतलब दोहे में पहले और तीसरे में 13 13 और सोठे में पहले और दूसरे में, तीसरे में सॉरी 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो दोहा, सोठा और चौपाई। और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चौपाई की है ये। इस तरह से आपने पूरा काउंट करना है, उसके बाद आपने लिखना है नीचे आंसर, ये चौपाई है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ गया क्रिया, ठीक है। तो कई बार क्रिया यहाँ पे मैंने ऐड, क्रिया भी आ सकता है। यहाँ पे क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने का बोध करवाते हैं। अकर्मक ज्यादातर आता है, सेंटेंस पूछा जाएगा यहाँ पे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है ना, बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों के, बच्चे ही खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पे जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय में 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको। या तो आपको उपसर्ग दिया होगा, या तो आपको उपसर्ग दिया होगा, जैसे ये दिया होगा अब, या फिर अद, या फिर प्र, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मूल शब्द लगाना है, आपके साथ शब्द लग जाएगा, अद के साथ खिला तो अद खिला, तो प्रा के साथ प्रकृति, ठीक है। तो इस तरह से आपने, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग दिया होगा, शब्द लगा के, अभी तो जोड़ना भी है आपने। तो क्या बनेगा, ये अब शब्द बनेगा, ये क्या बनेगा, अधिकिला बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, प्रकृति बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जोड़ भी देना है, ठीक है। अगर प्रत्यय होगा तो इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो उपसर्ग के बाद मूल शब्द लगता है तो वहां पे प्रत्यय के पहले मूल शब्द लगेगा, जैसे ता दिया होगा, इक दिया होगा, ठीक है, ई दिया होगा, तो पीछे आपने एक मूल शब्द जोड़ना है, ठीक है ना। सुंदर, तो ता लग जाएगा, सुंदरता बन जाएगा।
पारिवारिक, परिवार जोड़ देना आपने तो पारिवारिक बन जाएगा। लेखन, तो ई लगा देंगे हम, इसको कन्वर्ट करना होता है, ई को इसमें कन्वर्ट करना, मात्रा में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर आपको जैसे अभिमान, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा होगा इसमें से उपसर्ग अभिमानी, तो पूछा होगा कि इसमें उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द बदला कीजिए। अभी एक उपसर्ग है, तो मान एक मूल शब्द है, और ई जो है एक प्रत्यय है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पदबंध, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आएगा। इसमें आपने पहचानना है, जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे ना, तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, ठीक है, तो दशरथ की हो रही है। तो दशरथ को आइडेंटिफाई करना आपने, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया। अगर संज्ञा है तो संज्ञा बदलना, जैसे शरारत करने वाले छात्रों में कुछ, शरारत करने वाले छात्र, अगर यहाँ तक अंडरलाइन होगा तो छात्र संज्ञा है तो संज्ञा बदलना है। अगर ऐसे होगा शरारत करने वाले छात्रों में कुछ, तो कुछ जो है वो सर्वनाम है, तो फिर यही सेंटेंस जो है ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो तेज चलने वाली गाड़ियां, प्राय तो गाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है। नहीं देखो यहाँ पे क्या होता है, तेज चलने वाली गाड़ियों की बात नहीं हो रही है, जो गाड़ियां तेज चलती हैं तो विशेषता है तेज चलना, गाड़ी की विशेषता है कि तेज चलती है, तो यहाँ पे विशेषण पदबंध है। तो क्रिया जैसे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, तो अंडरलाइन दिखाई दे रहा होगा, तो आपने उसमें क्रिया पदबंध लगाना है, ठीक है। उसके बाद वाक्य आपको आएगा, या तो सिंपल आपको वाक्य पहचानना होगा, सरल वाक्य दिया होगा, संयुक्त वाक्य दिया होगा, मिश्रित वाक्य दिया होगा, है ना, तो आपने पहचानना है कौन सा वाक्य है। जैसे राम खाना खाकर सो गया, है ना, तो इसमें सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं लगी हुई है। और संयुक्त वाक्य में कंजक्शन लगती है और मिश्र में भी लगती है। अब जो संयुक्त वाक्य में लगती है वो समानाधिकरण वाली होती है, दोनों को अपोजिट करती है ये। जैसे राम ने खाना खाया, एक बात आ गई और सो गया, तो ये जो है ये संयुक्त वाक्य है। जैसे ही राम ने खाना खाया वैसे ही सो गया, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट करने आपको आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मेहनत करो और सफलता पाओ, ठीक है ना, तो मेहनत करो और सफलता पाओ, मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अगर इसी को कन्वर्ट करना हो सरल वाक्य में, तो मेहनत करो और सफलता, हाँ मेहनत करके सफलता पाओ, तो आपने कंजक्शन बीच में खत्म कर दी, और तो ये सरल वाक्य हो गया। इसी को कन्वर्ट करना है मिश्रित में, ठीक है। तो जो मेहनत करते हैं वो सफलता पाते हैं, तो यही जो सेंटेंस है ये मिश्र में भी कन्वर्ट हो गया। अगर वह स्कूल से घर चला, वह इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये मिश्र वाक्य है, तो इसी को कन्वर्ट करना है सरल में, ठीक है ना। बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं आता, ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सरल वाक्य में, ठीक है, वह बीमार था और स्कूल नहीं आ सका, तो इसको आप संयुक्त वाक्य में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद संधि, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें दीर्घ संधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसमें आ के साथ आ मिलता है, आ के साथ आ मिलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े आ में। आ के साथ ई वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना, ये बहुत लंबी है, कम से कम 2 घंटे का लेक्चर है ये, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ। आ के साथ अगर ई लगेगा तो ए में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ई के साथ आ लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यन संधि का भेद है, ठीक है ना, तो ई के साथ आ लगेगा तो ई यहाँ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन आया होगा तो व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर आया होगा तो व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर के साथ व्यंजन आएगा तो भी व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग अब बोलते हैं ये दो डांट हैं, ठीक है, ये लिखने में हम इस तरह से लिखते हैं, बोलने में ये हाथ की आवाज करते हैं। इसके साथ अगर कोई भी स्वर आया होगा या फिर इसके साथ कोई भी व्यंजन आया होगा तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, ये विसर्ग संधि होगी, जब आपको 2 डांट दिखेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर की आएगी। तो रूल्स आपको मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आपको पहले बता दिया। कहानी उपन्यास में क्या अंतर होता है ना, कहानी जो होती है वो छोटी होती है, उपन्यास लंबे होते हैं, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको ये करवाए हुए क्वेश्चन, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। जीवनी आत्मकथा में अंतर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीवनी किसी दूसरे के जीवन के ऊपर आधारित जो कथा होती है जीवनी होती है। खुद के जीवन में लिखा जाए तो वो आत्मकथा होती है, ठीक है ना।
ऑटोबायोग्राफी होते हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ओके, कहानी के तत्व इंपॉर्टेंट है ये भी, रेखा चित्र और संस्मरण। ठीक है, हाँ उसके बाद एक आपको अपठित विधियार्थ आएगा, अनसीन पैसेज। इंग्लिश में भी होता है ये, इंग्लिश में हिंदी में भी होता है। तो उसमें कोई मतलब जो आपने कहानियाँ पढ़ी हैं या कविताएं पढ़ी हैं वहाँ से आपको अनसीन पैसेज नहीं आएगा, वो अपने से डालेंगे कोई। ठीक है, आपने अच्छे से उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें से नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, आपने क्वेश्चन ढूंढने, आंसर ढूंढने क्वेश्चन के। ठीक है, एक शीर्षक वाला आता है, बच्चे दो दो तीन तीन लाइनें, शीर्षक एक लाइन एक वर्ड में, दो या तीन वर्ड में होगा, इससे ऊपर नहीं लिखना आपने। ठीक है, तो मतलब टाइटल क्या है ना, वो जो पैसेज है पैराग्राफ है उसको आप क्या नाम दे सकते हो। ठीक है, तो हाँ, तो जो आपको ये निबंध है ये संकेत बिंदुओं के आधार पर भी आ सकता है ना। जैसे महंगाई की समस्या है तो आपको आ सकता है महंगाई के क्या कारण हैं, महंगाई को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से आपको आएगा। तो आपने वो मेन पॉइंट है, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, संकेत बिंदु आपको दिए होंगे वो ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ऐसे जो है वो आ सकता है। ठीक है, ठीक है, बाकी आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।